प्रिय मित्रों, आप सबों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 के छात्रों के लिए यह सवर्ण संज्ञा यह पढ़ाने जा रहा हूँ। सवर्ण संज्ञा क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन जब आप करेंगे तो उसमें आएगा, और भी कई व्याकरण के ग्रंथ हैं छोटे छोटे। तो सवर्ण संज्ञा, ये सवर्ण क्या है? तो इसका जो सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसमें जो अब इसमें देख रहे हैं, एक चीज और मैं यहाँ बता दूं, बहुत नए दर्शक होंगे उनके लिए 119 लिखा हुआ है। यह क्या है? तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है रचना उनकी, उसमें 8 अध्याय है। स्पष्ट है, अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्याय है। तो पहले अध्याय में, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। पादों में विभाजन है उन अध्यायों का। तो पहले पाद में, पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है, 119 का। यह भी आप समझ लीजिए, ऐसा पढ़ा जब भी आप सूत्र में लिखा रहेगा समझ जाइएगा। पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां। अगर यहाँ दूसरा दिया रहे तो पहले अध्याय के दूसरे पाद का 10वां या 9वां, इस तरह से रहेगा। अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, हम सूत्र को देखें। कहता है तुल्यास्य प्रयत्नम, इसमें जो शब्द है, कैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि सूत्रों को पढ़ लेना चाहिए और सूत्रों को समझने से आसान हो जाता है। तो इसमें हम शब्द देखेंगे तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर लाते हैं कि तुल्य, इसमें कौन कौन से शब्द हैं? तुल्य हैं, फिर आस्य हैं, और फिर प्रयत्न है। ये 3 शब्द हैं यहाँ पर। तुल्यास्य प्रयत्नम, ये 3 है। तो यहाँ मुख्य रूप से कहता है आस्य और प्रयत्नम। तो आस्य प्रयत्नम में ऐसा है तो हम इसको भी कर लेंगे आस्य, और आस्यम च प्रयत्नम च तुल्यास्य प्रयत्नम। अब इसको कहता है, आस्य का अर्थ होता है मुखम, और प्रयत्न का मतलब यहाँ पर आभ्यंतर से लिया गया है। इसके 2 भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य का यहाँ पर नहीं लिया जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न यहाँ ग्रहण किया जाएगा। तो कहा कि जिनके आभ्यंतर प्रयत्न और मुख में होने वाले प्रयत्न, मुख में होने वाले जो उच्चारण है वो तुल्य हो, उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होगी। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ जस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। आप ऐसा इसका विग्रह भी कर ले सकते हैं। यह विग्रह हो गया। तो तुल्यम तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ जस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। जिनके मुख में होने वाले, मुख में जो उच्चारण स्थान है, कंठ तालु आदि यहाँ लिखा हुआ है, तालु आदि स्थानम मुख के अंदर होते हैं। और प्रयत्न से मुख के अंदर आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा आई है। यहाँ पर मुख के अंदर आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, वो भी आपको बताएंगे जस्ट आफ्टर। तो ये इसका सूत्र के समझ लिए कि जे मुख में होने वाले कंठ तालु स्थान जो है वो, और आभ्यंतर प्रयत्न, जिन जिन वर्णों के द्वयम जस्य जेन तुल्यम, ये दोनों जिनके तुल्य हों, जिन जिन वर्णों के समान हो, तन मिथ तत् मिथ। इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तत् जोर मिथ। ये उन वर्णों आपस में, मिथा माने होता है परस्परम। मिथा के लिए कोई शब्द दे तो मिथा का अर्थ होता है परस्परम, आपस में। तो जिन जिन वर्णों के तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होंगे, वो कहता है उनकी सवर्ण, आपस में सवर्ण संज्ञा हो, यानी वे सवर्ण कहलाएं, सवर्ण कहलाएंगे। ऐसा इस सूत्र ने कह दिया। तो आपने समझ गया कि आप समझ लिए कि कैसे यहाँ पर मैंने इसका विभाजन किया है, कैसे इसको तोड़ा है। अब इसको और भी क्लियर करेंगे तो आप, ये तो मैंने विग्रह बता दिया कि तुल्यवास्य प्रयत्न जस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र में आया है यहाँ पर, और सवर्णम, उनकी सवर्ण संज्ञा आपस में होती है, यहाँ लिखा भी गया है। अब इसको और भी क्लियर कर देंगे तो और भी आएगा। अब मैं आपको और भी क्लियर करना चाहूँ, व्याख्या और भी की जा सकती है। जैसे यहाँ था आस्यम, तो आस्यम के लिए हम कर सकते हैं आस्ये भवम आस्यम, आस्ये भवम आस्यम।
आस्यम का मतलब हुआ जो आस्य का मतलब हो गया मुखे, मुख में, मुख में जो होते हैं आपके उच्चारण के क्रम में आप क्या होते हैं, तो मुख में क्या रहता है, तो कंठ तालु आदि स्थान, कंठ तालु आदि स्थानम, इन्हीं को कहते हैं आस्यम। कंठ तालवादि स्थानम इत्यर्थ आस्यम का अर्थ आस्य भवम मुखे भवम इत्यर्थ आस्यम मुखम इत्यर्थ है ना। तो ऐसा कंठ तालवादि इसका हो गया। और प्रयत्न की बात आ रह गई तो फिर प्रयत्न को भी आप इसका जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है वह मैं बता रहा हूँ। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, जो प्रकृष्ट यत्न है मुख के भीतर होते हैं उनको हम प्रयत्न कहते हैं। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, तो ये दोनों जिनके समान हो वही कहलाते हैं सवर्ण। तो प्रयत्न के लिए भी मैंने एक जानकारी प्रयत्न कैसे बना है, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, जिस कार्य प्रकृष्ट यत्न उसी को प्रयत्न कहते हैं। तो संस्कृत साहित्य में फॉर्मेशन ऑफ वर्ड जो व्युत्पत्ति है शब्दों का पूरा व्याकरण स्पष्ट हो जाता है। तो ये आप समझ गए कि तुल्यास्य क्या है। इसी को इसकी व्याख्या इस रूप में आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं कि तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों द्वयम इत्येतद् द्वयम जस्य जेन तुल्यम, जिन जिन वर्णों के समान हो तन्मिथ वे आपस में सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। यानी कंठ तालु, तो अब इतना समझ गए तो अब सवर्ण संज्ञा के बारे में सवर्ण क्या है, चूंकि आगे सूत्र में पढ़ना होगा हम इसीलिए इसको बताएं। अक सवर्णे दीर्घ, वहाँ सवर्णे शब्द आया तो वहाँ बताना नहीं पड़ेगा, वहाँ तुरंत आप समझ जाएंगे कि वो सवर्ण का वहाँ क्या अर्थ है। वहाँ उसका मैं बताऊंगा भी कि यही सवर्णे का वहाँ प्रयोग आएगा। इसलिए पूर्व के पाठों की जानकारी, पूर्व के टेक्निकल टर्मों की जानकारी आवश्यक है। और संस्कृत साहित्य का एक टेक्निकल टर्म है संस्कृत व्याकरण का, तो इसलिए मैंने इसको और बताया। इसको और भी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा इससे और आगे। तो विभाजन हो गया, परिभाषा हो गई, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हो गया। अब यह है क्या क्या, तो आप इसको और देख लीजिए, पुनः मैं आपको बता देता हूँ। आस्यम, इधर मैंने लिख रहा है प्रयत्न। ये प्रयत्न जो है क्या है, तो प्रयत्न में मैंने बताया था प्रयत्न से ग्रहण करने के लिए आभ्यंतर प्रयत्न का, प्रयत्न से आभ्यंतर प्रयत्न मुख के अंदर जो होता है आभ्यंतर प्रयत्न का। अब अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं, यहाँ पर 5 भेद हैं। ये कौन कौन से हैं जान ले यहाँ पर थोड़ा सा। ये है अस्पृष्ट, दूसरा है इखत अस्पृष्ट, तीसरा है इखत विवृत, विवृत, चौथा है विवृत और 5वां है समृत। तो ये विपरीत समृत आप समझ देख लिए। ये 5 है आभ्यंतर प्रयत्न के भेद हैं। और आस्ते मुख के अंदर भी हैं 5, आप ये देखेंगे इसके अंदर कंठ हो गए, कंठ कहाँ है, ये आपको इसके अंदर हो गए, जैसे कंठ है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, मूर्धा है, ओष्ठ है। इस तरह से इसी के लिए कंठ तालु आदि स्थानम आया है। ये सब आस्यम के अंदर गया, मुख के अंदर आया है ना। मुखम, आस्यम मुखम है इसलिए बता दिया है। तो मुख के अंदर ये सब उच्चारण स्थान होते हैं, तो इसी को कहते हैं। अब ये दोनों जिनके समान होते हैं, जिन जिन वर्णों के, कंठ से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होगा वे आपस में समान होंगे, तालु से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होगा वे समान होंगे, दंत से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होगा आपस में। फिर इसी तरह से अस्पृष्ट होता है, आप देखेंगे स्पर्श वर्णों का, जिनके उच्चारण में उच्चारण स्थानों का वो स्पर्श करते हैं। थोड़ा स्पर्श करेंगे तो वो इखद अस्पृष्ट हो गया, थोड़ा मुंह खुला रहेगा उच्चारण के समय में तो इखद विवृत हो गया, पूरा खुला रहेगा तो विवृत हो गया। थोड़ा इसका कहते हैं ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृद्धम प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एवं। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका भी होता है अभ्यंतर प्रयत्न। तो आगे चल के इसके पर, लेकिन तत्काल सवर्ण संज्ञा में इतनी बातें अगर आप जान लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस सूत्र की पूरी कंप्लीट व्याख्या हो जाएगी। तब हम आराम से, अब इसी आधार पर हम कहते हैं
कि जैसे कहीं लिखा हुआ है अ, तो अ का समान वर्ण अ है, ये दोनों समान वर्ण हैं, लेकिन अ के समान वर्ण आ भी होंगे, ए भी समान वर्ण है। क्यों? कि अ का जो उच्चारण स्थान है कंठ है और आ का भी कंठ है, इसलिए दोनों समान हो गए। ई का उच्चारण स्थान तालु है और ई का तालु है, तो दोनों समान है ही। साथ साथ यदि ह्रस्वी और ये दीर्घ ही हो तो भी ये समान वर्ण कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। तो ये कहता है, वही कहा कि द्वयम जस्य जेन तुल्यम, इन दोनों जिनके समान हो, इन दोनों के दीर्घ स्वरूप में अंतर है लेकिन इनके उच्चारण में समानता है तालु आदि स्थानों में, इसीलिए दोनों सवर्ण कहलाएंगे ह्रस्व और दीर्घ होने पर भी, और ये आगे चल के इसका प्रयोग भी आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी आप देखेंगे तो तुल्यास इस प्रकार ये परिभाषा, इस सूत्र पूरी व्याख्या हो गई। कोई भी आपको अगर प्रश्न पूछता है तो आप कह देंगे, इसकी व्याख्या कर देंगे, इस प्रकार से समझ भी लेंगे और विस्तृत रूप में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। पूरी आशा है कि आप इसे समझे होंगे, और कहीं भी कोई अति हो तो अगले जो व्याख्यान होगा, अगले व्याख्यान में आप कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचाएंगे अपनी राय, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उसके आपके उम्मीद पर खरा उतरूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम साबित होऊंगा। धन्यवाद।